हेलो एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही प्यारा चैप्टर जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर में हम काफ़ी चीज़ें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो लिंक होगा आपके बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर से और थोड़ा बहुत सेल वाले चैप्टर से। तो अगर आपने बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ा है तो मैं हमेशा यही कहूँगा आपको कि एक बार ज़रूर देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, देन आप आना यहाँ पे, क्योंकि अगर चैप्टर लिंक होता है और आप डायरेक्टली आओगे तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन है। बट फिर भी मैं इस चैप्टर में जो भी चीज़ें पूरा का पूरा रिवाइज करते हुए देन मैं आगे बढ़ूँगा, ताकि आपको मतलब मेन कोई दिक्कत ना आए। वैसे ये वाला स्टार्टिंग का जो पार्ट है मैंने बायोमॉलिक्यूल्स में थोड़ा कवर भी किया है, बट फिर भी हम एक बार रिवाइंड कर लेंगे। अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो भी आपका ईजिली हो जाएगा, और अगर पढ़ा है आपने तो बहुत फटाफट से आप रिलेट कर लोगे। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का मेनली मतलब है क्या, एसेंस क्या है। याद करो जब आप 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे अपना, मतलब कि 4th चैप्टर, अब तो फर्स्ट चैप्टर हट गया। तो अगर मैं बात करूँ 4th चैप्टर की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, इसमें याद करो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट दिए थे और आपने काफ़ी चीज़ें इसमें समझी थी, जिसमें बात आई थी क्या कि कैरेक्टर्स कैसे अपने आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफ़र हुआ करते थे। यहाँ पर क्या बात हो रही है, उन्हीं इनहेरिटेंस की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप मॉलिक्यूल्स के लेवल पर इसको पढ़ने वाले हो। ठीक है, वहाँ पर आप क्या पढ़ते थे कि क्रोमोसोम, जिसको फैक्टर वो बोलते थे, उसमें कुछ जीन्स ये सब की बात की जा रही थी। यहाँ पे बात की जाएगी थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये देखा जाएगा कि वो प्रोटीन है या क्या चीज़ है, किन चीज़ों का मिल के बना हुआ है। मतलब कहते हैं ना एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे, जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में भी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसी बातें यहाँ पर करी जाएंगी जो आप बेसिकली सबसे स्टार्टिंग पॉइंट से आप देखोगे कि कैसे ये चीज़ें बनी और कैसे आगे वाली जनरेशन में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है। ये सब काफ़ी डिटेल में इसमें है, तो बहुत मज़ा आएगी। बट शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जब आप बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ते हो वहाँ पर आप एक टॉपिक पढ़ते हो न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ, इस कड़ी को वहीं से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनते जाना और नोटबुक लिए हो तो लिखते साथ में चले जाना कि हम क्या क्या बातें करने जा रहे हैं। सुनना ध्यान से। हम यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लिक एसिड की बात अगर मैं करूँ तो आपने 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं। कौन कौन से? एक आपने पढ़ा है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप आरएनए बोला करते हो। दूसरा आप पढ़ते हो कौन सा? डीएनए वाला, जिसको आप बोलते हो डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। इनकी बात अगर मैं करूँ, मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा हूँ, याद करो आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हो वहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड भी आप 2 तरीके का पढ़ते हो। कौन कौन सा? एक आप पढ़ते हो आरएनए वाला, जिसको आप बोलते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि राइबोज वाला, आरएनए वाला। और दूसरा आप एक पढ़ते हो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि कौन सा है? डीएनए वाला। अब यहीं पर ये बात आती है कि ये जो आरएनए है या जो ये डीएनए है, ये कैसे बना हुआ है, किन चीज़ों से। जैसे मैं प्रोटीन की बात करूं तो आप बोलते हो कि ये चेन है अमीनो एसिड की। उसी तरह मैं बात करूं कि ये डीएनए क्या है, ये चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। तो अभी हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का बना है? मेड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे आप पढ़ते हो ना डीएनए ऐसे होता है, और इसमें मैं बात कर रहा हूं, अगर एक एक सेगमेंट को देखूं तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देगा, कुछ ऐसा। तो मैं बोल क्या रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो चेन आप देख रहे हो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। फिर मैं बात कर रहा हूँ ये जो इसमें गोल गोल ऐसा बनाया है आपने, दाने जैसा, लड्डू जैसा, ये क्या है? यही क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। और ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बनाते हैं, जिससे ये सब बना है क्या? डीएनए और आरएनए। और मैं इनको क्या कह रहा हूँ, अगर ये आपस में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूँ बेस पेयर, बेस पेयर। ये सब वर्ड आगे रिलेट होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बातें, दूसरी इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहीं पे,
एक और एनसीईआरटी ने कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं, उसे ज़रा ध्यान कर लेते हैं, फिर हम पहुंचते हैं कहाँ पर कि एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड है क्या, किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सब बातें हम देखेंगे। उससे पहले मैं ज़रा सा बता दूं कि एनसीईआरटी ने कुछ लेंथ के बारे में बताया है कि डीएनए की लेंथ आप बताओगे कैसे कि कैसे लेंथ है, उसको डिफाइन कैसे करोगे। आप उसको डिफाइन करते हो कि उसमें ये देखो कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, या फिर आप उसमें देखो कि नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं, उस हिसाब से आप बता पाओगे कि उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ डीएनए, तो ये आप डिफाइन कैसे करते हो? सिंपली आप इसको डिफाइन करते हो, डिफाइंड एज कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या मैं कह दूं बेस पेयर कितने, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और बेस पेयर कितने हैं, इसके बेस पे आप बता पाओगे कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ये बातें करी गई। उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के भी नाम दिए जिसके आपको सिंपली याद रखने, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है, लर्न करने वाली चीज़ है, डेटा है। जैसे कि एक दिया है बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज 5/174। बैक्टीरियोफेज कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज वो जो बैक्टीरिया को मार दे, मतलब जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज कर दे। जैसे जो हमारे ऊपर इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमंस पे, वायरस कुछ होते हैं, उसी तरह कुछ वायरस होते हैं तो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज बोल रहे हैं। बैक्टीरियोफेज का ये वाला स्पीशीज, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? तो बोला गया है 4, ऐसे ही कुछ है, 5, 8 ऐसे समथिंग है, 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे पता है इसमें कंफ्यूजन भी हुआ करती है, बट याद रखने का छोटा सा एक तरीका है फालतू सा, बट चाहो तो याद कर लो कि 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, फिर एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हो 6। अगला एक इसी में का है, कौन सा? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। लैम्डा, लैम्डा का भी याद ऐसे रख सकते हो, पहले लिखो 48 और 2 और जोड़ दो 50, लेकिन वो 2 कहाँ गायब कर दिए, यहाँ पे लिख दिया 48 और 2 50 और इधर लिख दिया 2। ये क्या है? बेस पेयर्स, अरे सॉरी बेस पेयर्स नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आई थिंक ये बेस पेयर ही है, एक बार चेक कर लेना, बेस पेयर ही है। ठीक है, ये डेटा याद रखना, ये कितना है, भूलोगे नहीं। अगली चीज़ बैक्टीरियोफेज लैम्डा, बैक्टीरियोफेज 5/174, ये दोनों का याद हुआ। फिर एक आता है ई कोलाई का दिया हुआ है, ई कोलाई बैक्टीरिया का दिया हुआ है, इसका याद रख लेना 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। फिर आता है ह्यूमन का। अगर मैं बात करूं ह्यूमन का हेप्लॉइड और डिप्लॉइड, हेप्लॉइड कंटेंट कहाँ होगा? गैमीट्स में होगा, हेप्लॉइड वाला। हेप्लॉइड में याद रखोगे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर, और डिप्लॉइड में इसी का ऐसा लगता है दुगना हो गया, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर। ये तो चलो रही बेस पेयर की कहानी जो आपको याद रखनी है। सवाल यहाँ पर आता है कि मुझे ये बताओ ज़रा कि ये न्यूक्लियोटाइड बना कैसे है, किन चीज़ों का बना है ये न्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में देखो तो हम चैप्टर पढ़ क्या रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जा रहे हैं, तो हम हर एक चीज़ की डेप्थ जानना चाहते हैं। ठीक है, आपने बता तो दिया कि वो डीएनए ले जा रहा है, आखिर ये सब बना किस चीज़ का है? तो आओ इसको देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ का बना है। ठीक है, कि एक न्यूक्लियोटाइड कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स में भी हमने पढ़ा था, बट उसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखना, ये एक बार नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चले, हम क्या देखेंगे अभी? न्यूक्लियोटाइड, कि एक न्यूक्लियोटाइड कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, यही बात है। आओ देख लेते हैं। हम पूरा डीएनए बना के देखेंगे। देखो यहाँ पर बात आती है एक न्यूक्लियोटाइड
कैसे बना है, किन चीज़ों से मिलके बना है। तो ध्यान रखना एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलके बना है। कौन कौन सा? एक आप पढ़ोगे, मतलब पढ़ते ही हो बायोमोलिक्यूल्स में, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, या मैं इसी को कह लूँ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा एक शामिल होता है इसमें शुगर, जो आप पढ़ते हो ना, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, ये वाली शुगर। तीसरा एक इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ऐसा समझ लो एक कुर्सी को बनाने के लिए उसके 3 पाँव ज़रूरी हैं, तो ऐसे ही समझो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए ये 3 कंपोनेंट ज़रूरी हैं। देखना नाइट्रोजिनस बेस आप इसमें भी पढ़ते हो 2 तरीके के। कौन कौन से? प्यूरीन्स पढ़ते हो, एक पढ़ते हो प्रिमिडीन्स। याद आ रहा है कुछ? प्यूरीन्स में याद करो, आप पढ़ते हो एडिनिन, ग्वानिन, और ये कौन से थे? ये 2 मेंबर की रिंग थी ये 2 रिंग थी, है ना। और इसको मैं हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बनाना है तो थोड़ा सा इसका यूज लेना पड़ेगा। अब इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर, अब इसको चाहे ए लिख लो चाहे जी लिख लो, ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट करूंगा इसको डायग्राम बनाते हो। ये जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो तो और डिटेल में इन सब के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैंने बताया कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बट हमें अभी इसी की ज़रूरत पड़ेगी, इनके नाम और इसके ये एक स्ट्रक्चर की, कि हाँ इससे हम कैसे जोड़ के बनाएंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है और उससे डीएनए बना के दिखाना है। एडेनिन, ग्वानिन, प्रिमिडीन में आप 3 चीज़ पढ़ते हो, साइटोसिन, और ये सब एक रिंग का होता है, एक रिंग का। साइटोसिन पढ़ोगे, थाइमीन पढ़ोगे, और साथ ही साथ यूरेसिल पढ़ोगे। बट यहीं पर ध्यान करो, आपको एक और चीज़ मैंने बायोमोलिक्यूल्स में बताई थी कि ये जो थाइमीन होता है ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और आरएनए में नहीं होगा, और ये जो यूरेसिल होता है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं होता है, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी मुझे बनाना होगा तो मैं सिंपली एक बॉक्स बना के ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा। मान लो सी लिख दिया, साइटोसिन, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। शुगर, शुगर यहाँ पे देखना, शुगर हम कैसे बना रहे हैं, राइबोस शुगर की बात कर रहे हैं। राइबोस शुगर 5 रिंग वाली होती है, मतलब 5 कार्बन वाली होती है। राइबोस शुगर ऐसे होती है, और हम ये बात जानते हैं, ये रहा OH, मैं सिर्फ OH की पोजीशन बना रहा हूँ हर जगह, ठीक है, CH2OH। अब यहाँ नंबरिंग की अगर मैं बात करूँ तो नंबरिंग आपको पता है, ये रहा 1, 2, तीसरा, चौथा नंबर, और ये है आपका 5वां कार्बन। ये क्या था? राइबोज है। ये क्या है? राइबोज शुगर है। इसी राइबोज शुगर के दूसरे नंबर के पोजीशन से ऑक्सीजन को अगर आप रिमूव कर देते हो तो क्या बन जाता है? वही बन जाता है आपका डीऑक्सीराइबोज, जो कि डीएनए में शुगर प्रेजेंट है वो वाला। ये तो OH था ही, यहाँ से जब ऑक्सीजन उड़ा तो क्या बचा? सिर्फ H बचा, बाकी सबका सब क्या रह गया? सेम रह गया, CH2OH। ये था सेकंड पोजीशन, और ये बनी क्या? ये 2' पे क्या हुआ है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, है ना। सेकंड पोजीशन पे ही तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? 2' डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड याद रखना, ये कैसे होता है? फॉस्फोरस को चारों तरफ ऑक्सीजन से घेर दो, मतलब कि बाकी तो OH है। इन तीनों स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी हमें कब? जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे होंगे, जब हम डीएनए बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। वो बातें जो लिखी हैं उसे समझना है, ये एक बार ध्यान रख लो, नोटिस कर लो, देन हम इसको समझते हैं। और वो बनाते वक्त मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके बनाऊंगा ताकि समझ आ जाए, मतलब कि इसी डब्बे को मैं ऐसा भी तो बना ही सकता हूँ ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। यहाँ पे मैं ले सकता हूँ, ये रहा पहले नंबर का, दूसरे नंबर का कार्बन, तीसरे नंबर का, और चौथे नंबर का, फिर 5वें नंबर का कार्बन जोड़ के ऐसे भी तो बना सकता हूँ। बस इसको मैंने क्या किया? थोड़ा सा उल्टा कर दिया,
ऐसे करके उल्टा कर दिया। अभी हम आगे बनाएंगे तब देखते हैं इसको, ठीक है। अब आगे हम इसके आगे क्या देखते हैं, सिंपली हम क्या फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड हम करने जा रहे हैं, ठीक है। इन सबको कैसे जुड़ना है, इन सब में कैसे बॉन्ड बनेगी, उन बॉन्ड्स के नाम भी आपको कैसे याद रखने वो बताने जा रहा हूँ। एक बार नोट डाउन कर लो तब आगे चलते हैं। चले, थोड़ा सा मेरा जुकाम हो रखा है तो शायद एनर्जी डाउन लग सकती है, बट कोई नहीं, आप एनर्जी पूरी रखना क्योंकि आपको तो एग्जाम देने जाना है, ठीक है। देखो हम क्या देख रहे हैं अभी यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, या आप कह लो डीएनए या आरएनए का वो धागा बनाने जा रहे हो जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स थे। अब याद करो, अगर मैं इसका पूरा एक बनाने जा रहा हूं तो इसमें मैंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, फॉस्फोरस था, हाँ भैया फॉस्फोरस तो था ही, शुगर भी था, हाँ शुगर भी तो था, और याद करो शुगर मैंने क्या बोला, थोड़ा सा हम टेढ़ा बनाएंगे, ये रहा, और इस जगह पर होगा CH2OH, मतलब कि नंबर ऑफ पोजीशन याद हो जाएगी, 1 2 3 4 5, ऐसे कहो तो छोटा छोटा लिख दूँ, समझ आ जाएगा। ऑलरेडी छोटा डायग्राम है बट कोई नहीं, मैनेज तो कर लोगे। तीसरा, चौथा कार्बन, ये है 5वां कार्बन, ठीक है। याद रखना ये कौन सा है, 5वां कार्बन है। और क्या लिया था, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, शुगर हो गया, एक नाइट्रोजिनस बेस भी तो लेना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं कौन सा, प्यूरिन वाला ले रहे हैं, मान लो एडेनिन ले लिया, एडेनिन ले लिया, इस पे भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भाई साहब चिपके ही होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन भाई साहब चिपके होंगे। अब देखो होता क्या है, एल्कोहल, ये एल्कोहल है और ये क्या है आपका, यहाँ से भी फॉस्फोरिक एसिड वाला। जब भी एल्कोहल और एसिड के बीच में जब भी OH रिएक्ट करेंगे, पानी निकलेगा, वाटर रिमूव होने के चक्कर में होगा क्या, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाया करेगा, जिस बॉन्ड को आप क्या बोला करते हो, एस्टर बॉन्ड बोलोगे। इसके बीच में बना है तो आप बोलोगे क्या, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। ये कौन सा है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। दूसरा एक बॉन्ड कहाँ बनेगा, ये वाला OH इस H से रिएक्ट करेगा और यहाँ से पानी रिमूव हो जाएगा और यहाँ से एक और बॉन्ड बनेगा जिसका क्या नाम है, यहाँ से ये जो बॉन्ड बना इसका नाम है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक चीज समझ आएगी, N से ऐसा लगता है नाइट्रोजिनस बेस, ग्लाइको से ऐसा लगता है शुगर से रिलेटेड है, मतलब नाइट्रोजिनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है उसको मैं क्या बोलता हूँ, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसी तरह फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, मतलब कि फॉस्फेट के वजह से ये ईस्टर बॉन्ड बना है, और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मुझे ये बताओ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड किन के बीच में बना है, आप बोलोगे शुगर के और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बना है। किसके बीच में बना है, शुगर और फॉस्फेट के बीच में ये बॉन्ड बना है, ये याद रखना। ये वाला बॉन्ड किसके बीच में बना है, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बना है बॉन्ड, याद रहेगा। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे तो मल्टीपल है, और भी जोड़ के देख लो। ये लो हम फॉस्फोरस लगा देते हैं दोबारा से, ऐसे ही तो था, ये लो, ये रहा शुगर, देखो वैसे बनाते तो चले ही जाओगे लेकिन हम एक दो इसलिए बना दे रहे हैं कि समझ आ जाए। यहाँ पे मान लो मैंने कोई ले लिया सिंगल रिंग वाला, साइटोसिन या ग्वानिन ले लिया, नहीं ग्वानिन तो क्या है, प्यूरिन था, प्रिमिडीन लेना है ना, मान लो साइटोसिन ले लिया, लो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ निकाल दिया ऐसे, और रिएक्शन अब याद करो, इसके थर्ड कार्बन के शुगर से इसका जब फॉस्फेट रिएक्ट करेगा तो इसका OH और इसका H वापस जाएगा, ये अगेन फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाया करेगा, और यही रिएक्शन यहाँ बाजू में फिर हो जाएगी,
और ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये बाजू बाजू में 2 बॉन्ड बन गए, 2 फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन गए। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोलता हूँ इसको। किसको? ये वाले को। ये क्या है? फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। किनके बीच में बना है जरा मुझे बताओगे? एक शुगर और दूसरे शुगर के बीच में ये बॉन्ड बना है, शुगर और शुगर के बीच में बॉन्ड बना है। अगली बात, एक बॉन्ड यहां भी बन जाएगा। ये लो भाई, ये भी एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये एंड कौन सा था आपका, याद आ रहा है कुछ? कार्बन नंबर 1 2 तीसरे नंबर का था। ऐसे यहाँ से जोड़ते चले जाओ, ऐसे यहाँ से भी ये खुला है, जोड़ते चले जाओ। मतलब अगर मैं इसको देखूं, आंखों से खोल के आंख देखूं, तो ऐसा लगता है कि 5वें नंबर पे फ्री एंड है और इसके तीसरे नंबर पर फ्री एंड है। मतलब आपसे पूछा जाए शुगर के कौन से एंड पर फ्री साइट है जुड़ने के लिए, तो आप बोलोगे यहाँ पर शुगर का जो 5वां एंड है ये फ्री है बॉन्डिंग के लिए, ये तो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, ये 5वां कार्बन से जुड़ा है। ये वाला तीसरा कार्बन है जो फ्री एंड पे है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा बना के दिखाऊं कि अगर आप इसको प्रॉपर नोटिस करते जाओ कि ये जैसे बना हुआ है, 1 न्यूक्लियोटाइड 2 न्यूक्लियोटाइड ऐसे बना है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 5वें नंबर पर ये फ्री है, 5वें नंबर पर क्या है आपका? फॉस्फेट लगा हुआ है। कौन से पे? 5' पर, है ना? सॉरी, 5वें नंबर पर क्या है? फॉस्फेट लगा हुआ है। और दूसरा यहाँ क्या है? शुगर है, जो कि कौन से नंबर पे है? 3' एंड पर। और हर एक बीच बीच में न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड है। और ये जो लटके हुए ये सब क्या है? बेस है, जिसको आप कह लो ए लटका है, सी है, ऐसे बहुत सारे होंगे, मान लो जी है, टी है, ऐसे बहुत सारे होंगे। एक स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, है कि नहीं? और इस पे जब दूसरा स्ट्रैंड बनाना हो, ये अभी हम पढ़ेंगे जब डिस्कवरी हम करते थे ना, मतलब जब साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे डीएनए की, उस सारी चीज़ों के बेस पे ये समझ आया था, ये जो बेस है आपस में पेयर बनाने के चक्कर में डबल स्ट्रैंड अपने आप बना लेते हैं। मतलब कि अगर ए है तो इसके सामने इसका बेस पेयर बनाने के लिए टी आ जाया करेगा, मतलब अपोजिट स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाया करेगा। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये अपोजिट स्ट्रैंड का ऐसा लगता है 2 चेन बन जाया करेगी, और इसी को आप बोलोगे क्या? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक अगर 5' 3' एंड पर होगा तो अगला 3' 5' एंड का होगा। मतलब इस पे अगर ए है तो इस पे टी आ जाया करेगा, और अगर इस पे टी है तो इस पे ए आ जाएगा, और अगर इस पे जी है तो इधर सी, और अगर सी है तो जी, और इनमें ऐसे बॉन्ड भी बन जाया करेगी। जी और सी के बीच 3 बना करेगा बॉन्ड, और ए और टी के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करेगा। बट ये सब क्या है, किसने आइडेंटिफाई किया, कौन नोटिस किया, कौन बताया, ये सब ये हम अभी आगे देखेंगे जब डिस्कवरी ऑफ डीएनए पढ़ा जाएगा। ठीक है, जैसे डिस्कवरी बहुत सारी चीज़ों की हुआ करती थी, क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी हुई बहुत सारा, उसी बेस पे ही ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट थे जो डीएनए की डिस्कवरी किया कर रहे थे। उनमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करते गए, अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में हम देखते चलेंगे अभी। ठीक है, क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? और यहीं से आप एक और चीज़ लिखना जान जाते हो कि न्यूक्लियोटाइड क्या था। ठीक है, और ये आपका एक जो आप लिखते हो इसमें नाइट्रोजिनस बेस, और उसके साथ अगर आप शुगर जोड़ देते हो तो क्या बन जाता था? न्यूक्लियोसाइड बन जाता था। और जब आप शुगर और नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट तीनों को जोड़ देते थे तब क्या बनता था? न्यूक्लियोटाइड बनता था, जो आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते भी आए हो, याद होगा ये सब, है ना? जब आप एडेनिन के लिए बोलते थे, एडेनिन ये क्या था? कोई यही बता दूं? चलो, नाइट्रोजिनस बेस, और नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर आप कर दो तो क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोसाइड हो जाया करेगा। और नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट कर दो तो क्या हो जाया करेगा?
न्यूक्लियोटाइड हो जाया करेगा। ये पढ़ा था हमने। कैसे लिखते थे? एडेनिन है तो एडिनोसिन हो जाएगा, और यहाँ पे एडिनिलिक एसिड हो जाएगा। ग्वानिन है, ग्वानोसिन हो जाएगा, ग्वानिलिक एसिड हो जाएगा। ये तो प्यूरिन के लिए था। प्रिमिडीन के लिए साइटोसिन है तो साइटिडीन हो जाया करेगा, और यहाँ पर साइटिडिलिक एसिड हो जाएगा। ये सब पढ़ चुके हो ना वैसे। यूरेसिल है तो यूरिडीन हो जाएगा और यूरिडिलिक एसिड हो जाएगा। थाइमीन है तो थाइमिडीन हो जाएगा और थाइमिडिलिक एसिड हो जाएगा। ये सब हमने देखा था, है ना, कि न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं। ये सब बातें हमें पता है। अब मेन मुद्दे पर हम आते हैं। कहाँ पर शुरुआत करते हैं? कहाँ से? डिस्कवरी ऑफ डीएनए की। ठीक है, डीएनए की डिस्कवरी को लेकर हम बात शुरू करते हैं यहाँ से। एक बार आप ये नोट डाउन कर लो, तब चलते हैं आगे। चलें आगे, आ जाओ। और एक बार देख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए। वही बीच में छोटा सा टॉपिक है जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट की बात करी गई। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना, जहाँ पर ये सब इनके बारे में लिखा है, उसके बाद वही बीच में ये सब जो हम पढ़ रहे थे, ये सब तो लिखा है, उसी बीच में एक जगह साइंटिस्ट की कुछ बातें करी गई हैं। वो साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा डीएनए को खोजने में, आओ इसकी बात कर लेते हैं, है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डीएनए की डिस्कवरी में सबसे पहला कदम किसने रखा? हमारे फ्रेडरिक मिशर साहब ने 1869 में। ठीक है, पहले साइंटिस्ट हमारे ये आए। एक बार आप देख लेना है स्पेलिंग, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, 1869 में। इनकी बातें याद रखनी है और डेट याद रखना है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने कहा था डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये एसिडिक सब्सटेंस को ही इन्होंने नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम का नाम दिया था। बस बोल दिया था। ये शब्द याद रखना, किसने बोला था? फ्रेडरिक मिशर ने बोला था। क्या बोला था? कि डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस। और उसको नाम क्या दिया था? नेम्ड न्यूक्लिन नाम दे दिया था उसे, याद रखना। अब वो बात अलग थी कि उस टाइम तक इतना बहुत ज़्यादा टेक्निक्स इतना इन्वॉल्व नहीं हुई थी, इनको प्रॉब्लम आती थी। तो हुआ क्या था, ये जब भी डिस्कवरी करते थे, डीएनए निकालने की कोशिश करते थे, तो डीएनए आइसोलेट कर पाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था, टूट जाता था डीएनए, है ना। तो डीएनए आइसोलेशन बड़ा मुश्किल था काफ़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो इनके केस में ये बात भी याद रखना कि ये आइसोलेशन वाला जो काम था ये भी थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ लॉन्ग डीएनए रिमेन इल्यूसिव, मतलब मुश्किल भरा ही था, सॉल्व नहीं हो पाया था, ये दिक्कत भरी ही चीजें थी। इल्यूसिव, रिमेन इल्यूसिव फॉर लॉन्ग टाइम। किसके वजह से? ड्यू टू सम टेक्निकल लिमिटेशन, कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस थी। ठीक है, टेक्निक्स इतना इवॉल्व नहीं थी जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ड्यू टू सम टेक्निकल लिमिटेशन। अगले साइंटिस्ट कौन से थे? अगले दो साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ये दो साइंटिस्ट, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इनकी क्या बातें याद रखनी? इनकी बातें, एक चीज़ ये याद रखनी है कि इन्होंने एक्सरे की मदद से इमेज बनाने की कोशिश करी थी डीएनए की। जैसे हम समझ लो ये एक पूरी बॉडी है,
ठीक है। ये पूरी बॉडी का अगर मुझे जैसे देखना हो अंदर हड्डियों का ढांचा कैसा है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सरे मारूंगा और स्क्रीन पे इमेज आके तैयार हो जाएगी कि ये रहा इसका ढांचा, इसके अंदर ऐसा ही है। वैसे ही जब इनको सेल के अंदर डीएनए देखना था तो इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया और वहाँ से एक्सरे पास करी, तो सामने स्क्रीन पर कुछ इमेज फॉर्म हुई, तो वो जो ढांचा तैयार हुआ, इनको डीएनए का कुछ कुछ स्ट्रक्चर नज़र आया, जिसको इन्होंने क्या बोला, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्नोलॉजी वाली बात। मतलब यहाँ पे आपको याद ये रखना है, ये टेस्ट ट्यूब में इन्होंने कुछ लिया होगा, सेल इन्होंने लिया और यहाँ से एक्सरे पास करी, ऐसे उसकी किरणें गई होंगी और यहाँ पर स्क्रीन पर हो सकता है कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा से इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा, ठीक है। बट इन्होंने कुछ डिटेल थोड़ी उसकी बता दी थी। ये क्या फॉर्म हुआ था, इमेज फॉर्म, एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ डीएनए फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर फॉर्म हुआ था। अब यहाँ से देखो, ये जो सारे साइंटिस्ट ये सब कर रहे थे ना, इन सारी चीज़ों को जब बाद में हम पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, तो उन्होंने इन चीज़ों को समझा, देखा, फिर उस पर और स्टडी की, ठीक है। सारी स्टडी करने के बाद वो कंक्लूजन पर आए, एक्चुअल में उसका शेप बताया, उसकी बेस की पेयरिंग बताई कि कैसे डीएनए का एक स्ट्रैंड अगले स्ट्रैंड के पास आके जुड़ जाता है, कैसे पेयर बना लेता है, कैसे ये कॉइल ऑयल होते हैं, ये सारी बातें बाद में आई, बट ये सब डेटा उनके पास आया तब आया, ठीक है। अगले साइंटिस्ट एक और आए जिन्होंने अपनी स्टडी वगैरह की और एक बात बताई, चारगाफ। सॉरी, चारगाफ, थोड़ा जुकाम है तो आज रुक रुक के पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं। देखो चारगाफ आए, चारगाफ भाई साहब ने क्या बात करी, यहाँ ध्यान रखना है चारगाफ के बारे में, इन्होंने रेशियो की बात करी थी। किस चीज़ के रेशियो की, ये जो बेस पेयर आपने देखे थे इनके रेशियो की बात करी थी कि ये इक्वल एंड कांस्टेंट हुआ करते थे। इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड guanine and cytosine remains constant and equal। हालांकि इनके अगर फॉर्मूले से दर्शाया जाए तो ये क्या बोलना चाह रहे थे, एडेनिन और थाइमिन बराबर है ग्वानिन और साइटोसिन के, इक्वल टू 1 लिख लो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एडेनिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन और थाइमिन। मतलब कि कहने का मतलब है एडेनिन थाइमिन के बराबर है, ग्वानिन साइटोसिन के। ये हम आगे पढ़ेंगे बेस पेयरिंग वाला, ठीक है, कि मतलब एडेनिन थाइमिन के साथ बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ठीक है, ये वाली बात। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये सब बातें तो किसने करी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने करी थी, ये हम अभी देखेंगे। ये एक बार नोट डाउन कर लो, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल एक बार देख लेते हैं जो इन सारी चीजों के बेस पर ही था। चले आ जाओ। जुकाम की वजह से बोलते बोलते जैसे जैसे हो रहा है ऐसे लगता है तुरंत छींक आ जाएगी, बट रुक जा रही है। देखो डिस्कवरी ऑफ डीएनए हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर आए चौथे साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी, वॉटसन एंड क्रिक। ये दोनों साइंटिस्ट 1953 में इन्होंने अपनी कुछ बात रखी, किस बेसिस पे, वही जो पहले साइंटिस्ट ने कर रखा था उन्हीं सारी चीज़ों को इकट्ठा किया, एलुसिडेट किया और उसके बेस पे कुछ बातें इन्होंने बताई, ठीक है। जैसे कि बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन
data they proposed, इन्होंने फिर क्या प्रपोज किया, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने दिया किसके बेस पर, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेस पर। स्क्रीन पर इमेज आ गई थी, इनको कुछ दिखाई दिया, इसके बेस पर इन्होंने बात करी कुछ। यहां पर एक बात याद रखना है, मेन हॉलमार्क क्या था। हॉलमार्क मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या था, बेस पेयरिंग को लेकर था। ये बात याद रखना, बेस पेयरिंग को लेकर, मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड पर ए है तो अगला उसका बेस आएगा टी, जी है तो अगला उसका बेस आएगा सी। इस तरीके से ये जो बेसिस का पेयर बन रहा था और नया स्ट्रैंड बन रहा था, इस बेस पर ही ये हॉलमार्क में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये अपने को क्लियर तो है ही। देखो बेस पेयरिंग के बेस पे यहीं पर जब इन्होंने जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी चीज़ें समझी, इसके बेस पर इन्होंने कुछ बातें बताई जिसको मैं बोल रहा हूँ सैलिएंट फीचर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कुछ फीचर्स बताए डीएनए के, जैसे कि ये जो डीएनए है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, जो कि हम अभी देख चुके थे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है और इसकी जो बैकबोन है, मतलब इसकी जो चेन है, ओवरऑल इसमें शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट आया है। तो इसको कह रहे हैं बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, शुगर फॉस्फेट की है, और बेसिस क्या है, प्रोजेक्ट इनसाइड है। ठीक है, बेसिस अंदर के साइड प्रोजेक्टेड है। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि डीएनए is made of polynucleotide chains, has sugar phosphate backbone and bases projected इनसाइड, और बेस अंदर के साइड प्रोजेक्टेड है। ये बातें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब कि जब आप ये पढ़ते हो कि डीएनए ऐसे चेन बनाता है, यहाँ पे ऐसे मान लो ए टी जी सी ये सब लगा होता है, ये तो हम जान रहे हैं। कह रहे हैं जब एक चेन अगर 5' to 3' है तो अगली इसकी एंटी पैरेलल होगी, मतलब कि 3' to 5' अपोजिट बना करेगी। ठीक है, जिसको आप कह रहे हैं पोलैरिटी इनकी एंटी पैरेलल है। ठीक है, 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, मतलब कि अगर एक का 5' to 3' है तो अगले का 3' to 5' होगा, उसकी पोलैरिटी उल्टी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात क्या, कि ये जो बेसिस हैं, ए है इसके बराबर टी, जी है इसके बराबर सी, ऐसे करके यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, बेसिस इन 2 स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड में जो बेसिस है ये पेयर है, आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं बेसिस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं कि एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ा है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। है कि नहीं, ये बात है, याद रहेगी। अगली बात कि ये जो डीएनए है ये ऐसे हेलिक्स के फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में मतलब हेलिक्स के फॉर्म का क्या मतलब है, मतलब राइट हैंडेड फैशन में, ऐसे धागा है
इसको मैं राइट हैंडेड फैशन में ऐसे ऐसे घुमा के लपेट दूं, ये राइट हैंडेड फैशन में ऐसे हेलिक्स फॉर्म में हैं। 2 चेन्स ऑफ DNA coiled in right handed fashion, right handed fashion, राइट हैंडेड फैशन में। और अगर मैं बात करूं पिच कितनी है इनकी, पिच मतलब कि अगर मैं एक राउंड ऐसे लेता हूं घुमा के पूरा कंप्लीट होता है, तो मुझे बताओ इसकी कितनी लंबाई हो गई, कितनी दूरी हो गई। तो आप बोलोगे कि इनकी जो पिच होती है 3.4 नैनोमीटर होती है। मैं बात करूं कि इनके एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं मुझे बताओ, तो आप बोलोगे 10 बेस पेयर हुआ करते हैं। फिर मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों बेस पेयर के या हर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, आप बोलोगे 0.34 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर। अब आप खुद सोचो, अगर मुझे हमारे DNA की लेंथ लंबाई नापनी है तो आप कैसे नापोगे। हमें पता है हमारे DNA में पूरे कितने बेस पेयर हैं, अभी अभी देखा था कितना 6.6 × 10⁹ उतने टोटल बेस पेयर को अगर आप इससे गुणा कर दो तो पूरा मीटर में आ जाएगा लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये 2 बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस को बता रहा है। और जितने बेस पेयर है, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को अगर आप इससे इंटू कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगा कितने मीटर का DNA है। तो ये निकल कर आता है हमारे में 2.2 मीटर का DNA। ये अभी हम देखेंगे। पांचवी और इम्पॉर्टेंट सी बात ये कि जब आप DNA को देखते हो तो इसमें जो बेस पेयर है एक के ऊपर एक ऐसे लगता है स्टैक ओवर है, मतलब सीधे नहीं, जब घुमावदार देखो तो ऐसे लगता है एक के ऊपर एक ऐसे लदे हुए हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यही DNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। 1 पेयर या कह लो 1 बेस पेयर stacks over other with attached to हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और जिसके वजह से DNA में क्या आती है, स्टेबिलिटी आया करती है। जिसके वजह से क्या होता है, DNA में स्टेबिलिटी आया करती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे का थोड़ा सा बता देता हूँ। DNA की पैकेजिंग को लेकर कुछ बातें करी गई हैं, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, एक बार ये नोट डाउन कर लो। चले स्टार्ट करें, आ जाओ। DNA की पैकेजिंग देखनी है हमें, है ना। DNA की पैकेजिंग से पहले छोटा सा एक टॉपिक और लिखा है, कहो तो बता दूं, चलो बता ही देता हूँ, वैसे समझ भी जाते। सेंट्रल डोग्मा करके एक छोटा सा टॉपिक लिखा है, उसे बता देता हूँ, फिर इनकी पैकेजिंग बताता हूँ, नहीं तो पैकेजिंग थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें कहीं ये सेंट्रल डोग्मा छुप न जाए, तो पहले इसको ही बता देता हूँ, है ना। देखो सेंट्रल डोग्मा भी एक बार देख ही लो। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा सिंपली कुछ है नहीं, इसका मतलब ये है कि कैसे हमारे जेनेटिक मटेरियल DNA से इंफॉर्मेशन आगे जाती है, बस यही है सेंट्रल डोग्मा। मतलब कि अगर आप देखो, हम ये बात जानते थे कि इंफॉर्मेशन जाया करती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम्स और इन सब की तरफ इशारा कर ही दिया था। आज हम देख रहे हैं DNA की बात, और हम ये भी चीज़ देखते हैं कहीं ना कहीं DNA में इंफॉर्मेशन होती तो है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी में एक्सप्रेस कोई और कराता था। कहीं ना कहीं वो प्रोटीन के द्वारा एक्सप्रेस हुआ करती थी, कहीं ना कहीं वो एंजाइम्स के द्वारा एक्सप्रेस हुआ करती थी। तो आखिरकार मुझे ये बताओ कि ये सब इंफॉर्मेशन आई किसके पास? क्या वो DNA के द्वारा फ्लो होती हुई आई है? इसी चीज़ को बोला गया है क्या? सेंट्रल डोग्मा। मतलब कि कैसे, ठीक है, इंफॉर्मेशन
फ्लोज फ्रॉम डीएनए। मैं कह दूं हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए, यही है सेंट्रल डोग्मा। मतलब कि अगर मैं बात करूं, डीएनए था, सबसे पहले डीएनए का हुआ करता है क्या, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कि इसकी कॉपी बना करेगी, डीएनए की एक कॉपी बना करेगी, ठीक है। अब डीएनए में पूरा चिट्ठा लिखा गया, पूरा एक चैप्टर लिखा गया है। अब आप उस चैप्टर को समझने के लिए आगे वाले को कैसे समझाओ, उसको एक पट्टी में भेजना है। डीएनए क्या था, डबल था, तो ऐसे समझो उसको एक मैसेंजर आरएनए बनाना है। मतलब एक आरएनए को इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें पता है और आपको बॉडी में क्या करवाना है, ठीक है। तो ऐसा कह लो पूरे चैप्टर की मैंने समरी लिख के दे दी, किसको, एमआरएनए को, और मैं क्या था, डीएनए था, तो मैंने एमआरएनए को समरी लिख के दे दी। अब उस समरी को पढ़ के कोई आगे रोल करे, मतलब कि उस समरी के बेस पर कोई एक्शन ले, वो क्या है, प्रोटीन। मतलब कि मैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कह रहा हूँ कि ये रिप्लिकेशन किया और डीएनए से इंफॉर्मेशन गई कहाँ, मैसेंजर आरएनए में, और इस इंफॉर्मेशन का जाना ही, डीएनए से आरएनए पे जाना, इसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि इसका ट्रांसक्रिप्ट लिख के दे दिया कि भाई आपको ये करना है। फिर एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए भेजेगा आगे इंफॉर्मेशन, और प्रोटीन के द्वारा बॉडी में एक्सप्रेस किया जाएगा कि कोई प्रोटीन बनाई, मिलेनिन बनाया, जो भी, कि हाँ अब रंग दे दो, कुछ भी दे दो। लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ थी, यहाँ पर थी, और इसने कुछ भेजा इसको कि भाई कुछ रंग बनाना है, और इसने मिलेनिन बना दिया। मतलब कि आप ये कह रहे हो इसने ट्रांसलेट कर दिया, इसने उसे समझा दिया क्या करना है, ट्रांसलेशन कर दिया, ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, देन ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये किसने बताया था, ये बातें किसने बताई थी, क्रिक ने ये चीज ऑब्जर्व की थी, ठीक है। क्रिक ने ये क्रैक किया था सेंट्रल डोग्मा को। तो ये छोटी सी बात थी सेंट्रल डोग्मा को लेके। आओ मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या, पैकेजिंग ऑफ डीएनए को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। आ जाओ, डीएनए की पैकेजिंग को लेकर कुछ बात करते हैं। क्या बातें हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनना। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की पैकेजिंग करें, बट उससे पहले मुझे जरा बताओ कि डीएनए की लेंथ कैसे बताओगे। न्यूक्लियस हमारे में कितना बड़ा है, डीएनए कितना बड़ा है, कैसे उसको पैक करके अंदर रखना है, ये सब भी तो बातें बताओ। तो अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में, ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ह्यूमंस में, आप बताओ कैसे निकाला करोगे लेंथ। अभी बताया था डीएनए की लेंथ कैसे निकालेंगे, बेस पेयर देख लो, हमारे में कितना था, 6.6 × 10⁹ बेस पेयर था। इसको आप गुणा कर दो किससे, 0.34 नैनोमीटर। ये क्या था 0.34, ये तो दो बेस पेयर के बीच के डिस्टेंस हुआ करती थी। इसी के बेस पर ही तो आपका डीएनए का लेंथ निकल कर आता है 2.2 मीटर्स। मतलब कि हमारा डीएनए 2.2 मीटर का है। बट यहीं अगर आप बात करो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज कितनी बड़ी है जो आप डीएनए को उसमें लपेट के रखोगे, तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻6 मीटर है, मतलब काफ़ी छोटी है। इसमें अगर आपको इस डीएनए को, भारी बड़े लंबे से डीएनए को रखना है, मतलब 2.2 मीटर वाले को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक बात समझ आती है, इट नीड्स टू बी कंडेंस्ड, है कि नहीं। मतलब आपको इसको कंडेंस करके रखना पड़ेगा, आपको इसको अच्छे से लपेट के तब रखना पड़ेगा, वरना ये नहीं आएगा, है ना। जैसे फिरकी होती है उसमें धागा लपेट लेते हैं, है ना, बस वैसे ही समझो। ये यहाँ पे मैं बात करता हूँ ज़रा सा क्या, प्रोकैरियोट्स की, मतलब बैक्टीरिया वगैरह, इनमें क्या होता है। इनमें याद करो, बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल था, इनमें तो न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं होता। लेकिन तब भी ध्यान रखना, इनमें जो डीएनए होता था ये इनके साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं होता था, स्कैटर्ड नहीं होता था। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ लूप, कुछ ना कुछ अपना चिपके हुए फॉर्म में रहता होगा, तभी तो बिखरा नहीं है। तो इनका डीएनए अभी हम देखेंगे किसी प्रोटीन से चिपका होता है,
और डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है और वो प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होती है। इसी तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे में भी होता है, मतलब कि डीएनए हमें पता है नेगेटिव फॉर्म का होता है, और जो प्रोटीन होती है हमारे में भी कुछ बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन पाई जाती है, उससे हमारा डीएनए लिपटा हुआ होता है। बट अभी हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट की। ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में हमें पता है क्या हुआ करता था, इनका डीएनए ऐसे लगता है सर्कुलर फॉर्म में हुआ करता था, और साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ नहीं है, किसी एक जगह पर कहीं ना कहीं है। इसका मतलब किसी ना किसी प्रोटीन से ये भाई साहब चिपके हुए होंगे। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक प्रोटीन, जो कि पॉजिटिव चार्ज की होगी, और पॉजिटिव पर ही तो नेगेटिव लपेटा होगा। ये ब्लू वाला क्या है, ये डीएनए, जो कि क्या है, नेगेटिव है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलता हूँ, न्यूक्लियोइड बोलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात बोलूँ कि हम ये बात जानते हैं कि बैक्टीरिया डजंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बट उसके पास न्यूक्लियस भले वेल डिफाइंड नहीं हो, बट उसका डीएनए स्कैटर्ड नहीं है, बट हैज डीएनए is not scattered, but has DNA is not scattered, ठीक है। बट अब अगली बात यहीं पर एक और आई, स्कैटर नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चिपका है, बिल्कुल चिपका है। इनका जो डीएनए है, जो आप कह रहे हो नेगेटिव, इज, या आप कह लो डीएनए फॉर्म्स, ये लूप फॉर्म करता है, मतलब ऐसे एक लूप बनाना शुरू करता है, किसके मदद से, बेसिक प्रोटीन पॉजिटिव प्रोटीन के मदद से चिपके चिपके फॉर्म में एक लूप बनाता है। फॉर्म लूप्स विद हेल्प ऑफ बेसिक प्रोटीन, जो कि है पॉजिटिव, ठीक है। लूप फॉर्म करता है किस जगह पर, कौन से रीजन में, इन न्यूक्लियोइड रीजन। इस न्यूक्लियोइड रीजन में कुछ फॉर्म करता है और यहीं पर ये रहता है, ये हम जानते हैं। यहीं पर अब अगली बात आती है किसकी, यूकैरियोट्स की मैं बात करूं। हालांकि यूकैरियोट्स की पैकेजिंग नहीं बता पाऊंगा, चलो कोई नहीं, अगले में ही बताता हूं। ये एक बार नोट डाउन कर लो, तब बताता हूं, देखना आगे यूकैरियोट्स में हम कैसे देख रहे हैं पैकेजिंग। यूकैरियोट्स की बात करें, यूकैरियोट्स में याद करो, जब आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा करते हो, उस केस में आप क्या देखते हो कि सेल जब इंटरफेज में हुआ करता था, मतलब G1, S और G2 फेज में, इस फेज में इसका जो डीएनए, इसका जो क्रोमोसोम, ध्यान से अगर देखो तो ऐसे धागा जो होता था वो उलझे हुए फॉर्म में रहता था, है ना, मतलब क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता था। लेकिन जैसे जैसे ये एम फेज में एंटर करता था, माइटोसिस वाले फेज में, याद करो कंडेंसेशन इसका बढ़ जाता था और ये क्रोमोसोम का रूप लेने लग रहा था, है ना, इसकी जो आकार थी वो नजर आने लग गई थी। आप कह सकते हो कि कंडेंसेशन मतलब कॉम्पैक्शन इसका बढ़ता चला जा रहा था। कब? एम फेज के दौरान। लेकिन बिफोर एम फेज मतलब इंटरफेज के दौरान क्या था, ऐसा लगता है उलझा हुआ पूरा का पूरा धागा है ना, ऐसा केस। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर मैं इंटरफेस की बात करूँ, ये आप जानते हो न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा हूँ, ये क्या है इंटरफेस में क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में होता था डीएनए। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और देखते हो एम फेज में, तो ये क्रोमोसोम के फॉर्म में हो जाता था, मतलब कि कुछ ऐसा नजर आने लग जाता था, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्पैक्शन बढ़ता चला जाता था एम फेज के दौरान। अब देखो इसकी शुरुआत अगर मैं देखूं, स्टार्टिंग से अगर बात करूं, कैसे ये लपेटा जा रहा था, कैसे ये कॉम्पैक्ट हो रहा था,
ध्यान से देखना, ये ऐसे था डीएनए, ऐसे इसमें बेस पेयर सब कुछ होगा बट सब कुछ नहीं बना रहे, ये डीएनए क्या है, नेगेटिव होगा, और ये कहीं ना कहीं ऐसे लूप बनाने की कोशिश कर रहा होगा। और याद करो जैसे वहाँ पर पॉजिटिव प्रोटीन बताई थी हिस्टोन, वैसे यहाँ पर, अरे यहाँ तो हिस्टोन है, वहाँ पे प्रोटीन का नाम नहीं याद रखना है, नाम यहाँ याद रखना है। इसको आप बोलते हो हिस्टोन प्रोटीन। ये दिखने में ऐसा लग रहा है सामने से मैं 3 बॉक्स बना रहा हूँ, एक्चुअल में होता है कि ऊपर ऐसे एक कवर है जिस पर ऐसे 4 टुकड़े हैं और नीचे भी ऐसे 4 टुकड़ों वाला है, टोटल 8 टुकड़ों वाला ये बना है, मतलब इसको मैं बोलता हूँ हिस्टोन ऑक्टामर। हालांकि सामने से नहीं दिखाई देगा, पीछे की तरफ भी एक है, ठीक है, तो इसको आप हिस्टोन ऑक्टामर बोलोगे। इसी के ऊपर, इसी प्रोटीन के ऊपर ऐसे लगता है ये डीएनए लपेटा हुआ होता है, ठीक है, 1.75 टन हम बोलते हैं, मतलब 1.25 टन लपेटा होता है, 1 टन और दूसरा भी, हालांकि यहाँ बना पाना पॉसिबल नहीं है बट चलो कोई नहीं, दूसरा भी टन में ऐसे दिखा दिया और ऐसे ही बता दिया, समझ जाना, 1.25 टन, ठीक है। और यहीं पे एक प्रोटीन की और मदद ली जाती है जो ऐसे नोकीली होती है, समझ लो, जो ऐसे चुंबक का काम करेगी, इस धागे को बांधने का काम करेगी, लाइगेशन का काम करेगी, चिपकाने का काम। और इस प्रोटीन को मैं बोला करता हूँ H1 हिस्टोन। हिस्टोन कई प्रकार की होती है, जिसमें से ये वाली कौन सी है, हिस्टोन ऑक्टामर है, हिस्टोन ऑक्टामर है, और ये पॉजिटिव प्रोटीन है, ये बात ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, ये है। देन हम आगे अगर इसको मैं लेकर जाऊं, ये और कॉम्पैक्शन होता जाएगा, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा, और ये ऐसे लूप बनाते बनाते आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर ऐसे ये धागे के ऊपर ये जो हिस्टोन प्रोटीन है कुछ ऐसे दिखाई दे रही होगी, ऐसे लगता है धागे के ऊपर कुछ मोती है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग इसको आप बोलते हो, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। ये क्रोमेटिन था, यही फॉर्म में तो रहा करता था डीएनए वहां पर, है ना, लेकिन जब इसका और कॉम्पैक्शन बढ़ता चला जाएगा, आप कहोगे ये कुछ ऐसे ऐसे फॉर्म में लपेटता चला जाएगा, ठीक है। इसमें हिस्टोन होंगे, अब हर जगह नहीं बना पा रहा हूँ, आप समझते रहना कि हिस्टोन ऐसे सब जगह होगा, और ऐसा लगता है ये हिस्टोन पूरी की पूरी ऐसे एक लाइन बनाता चला जाएगा, बेसिक प्रोटीन ऐसे पूरी लाइन बनाता चला जाएगा। और ब्लू वाला क्या है, वो डीएनए का धागा है, और रेड वाला क्या है, ये डीएनए था, और ये डीएनए ऐसा लगता है कि ऐसे सब जगह बनता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान दो तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं इसको ऐसे कवर करूँगा, यहाँ पे याद रखो यहाँ थोड़ा सा पिचका हुआ है, बाकी जगह फूला हुआ है, ऐसे यहाँ अंदर से भी ले गया, यहाँ भी पिचका हुआ है, बाकी जगह फूला हुआ है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके दिखाऊं, इसको अगर आप ऐसे सीधा करके देखो तो कैसा नज़र आएगा, ऐसे लगता है, ऐसे ही तो है। अब सब जगह वो सब नहीं बना रहा हूँ, ये समझ जाना ये क्या था। इसको सीधा करके देखो तो क्या है, ये क्रोमोसोम ही तो है, और क्या है, और बीच में ये जो गड्ढा है वो क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है, याद करो सेल में हम देखा करते हैं, है ना, ये क्या बना है, ऐसे क्रोमोसोम बना, ये क्या है, क्रोमोसोम, जो कि क्या है, हाईली कंडेंस्ड है, हाईली कंडेंस्ड है, इसमें डीएनए काफ़ी ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड है, ठीक है, और बाकी सभी है। हिस्टोन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा यही जान लो, हिस्टोन ऑक्टामर मेड ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, ये 8 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है हिस्टोन ऑक्टामर, और ये एक बेसिक प्रोटीन होता है, हम जानते हैं।
बट ये बेसिक किस वजह से है ये भी यहाँ पर बात लिखी है। इट इज़ बेसिक ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं वहाँ पर हम एसिडिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड ये सब पढ़ते हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जो हिस्टोन ऑक्टामर जिसको आप बेसिक बोल रहे हो, जिसको आप पॉजिटिव कह रहे हो प्रोटीन, इसमें एक्चुअल में देखा ये जाता है कि इसमें अमीनो एसिड बेसिक वाले कितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर वो ज़्यादा मात्रा में है तो आप बोलोगे कि वो क्या है, बेसिक आपका क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तब आप उसको बोलते हो। यहीं पे एक और शब्द है छोटा सा, ध्यान रखना, जिसको बोला करते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या होता है? इस पूरे लड्डू को जिसमें हिस्टोन ऑक्टामर ये सब कुछ है, इस पूरे कंप्लीट लड्डू को मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियोसोम बोल रहा हूँ। और इसमें याद रखना 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, ये बात हमें ध्यान रहेगी। इसका कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम हमें ध्यान रहेगा, कैसे कॉम्पैक्ट होता चला गया है। ठीक है, ऐसे जाता जाएगा। अब यहीं पर बात आती है कि मुझे ये बताओ कि जब मुझे इंफॉर्मेशन के लिए डीएनए को खोलना पड़ेगा, मतलब डीएनए के दोनों धागे को खोलकर रीड करना होगा, जब आप आगे पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन ये सब प्रोसेस, तो पूछा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कहाँ से आप डीएनए को खोलना प्रीफर करोगे, सबसे ज़्यादा आसान कहाँ होगा। मतलब नॉर्मली सेल में यहाँ से प्रेजेंट होता है, मतलब धागे के फॉर्म में होगा, फिर वो उलझा और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते होते इस फॉर्म में एम फेज में आएगा। तो आप बोलोगे कि जब वो इस फेज में होता है, जब उलझा धागा दिखाई देता है, तो उस धागे को खोलना आसान है, बट अगर वो ढंग से लपेट के बांध दिया गया हो तो उसको खोलना बड़ा मुश्किल है, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो यहीं पर दो शब्द है बोला गया है, इसको हम बोला करते हैं यू क्रोमेटिन, मतलब कि ट्रू क्रोमेटिन है ना, यू वर्ड आया है ट्रू। फिर आया था हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब जो काफ़ी डार्क स्टेन होगा, मतलब जिसको रीड कर पाना मुश्किल हो जाएगा, खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनको हम ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव बोलते हैं, मतलब इनका ट्रांसक्रिप्शन करना बहुत नामुमकिन के बराबर है। लेकिन जो धागे के फॉर्म में उसका ट्रांसक्रिप्शन करना बड़ा आसान है, जिसको आप क्या बोलते हो, यूक्रोमेटिन। इनका ट्रांसक्रिप्शनली इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव है। मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना काफ़ी आसान हो जाता है बजाय यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इतने उलझ गए हैं कि इनको सुलझा के खोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है। तो इसको कर पाना काफ़ी इजी होता है। इसी बेस पे दो डिफरेंस अगर मैं बताऊँ यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की, तो चाहो तो यहीं पे लिख लो, यही लिखवा देता हूँ, है ना, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। क्या होता है, ये क्या है, ये कम कंडेंस है, लेस कंडेंस्ड, और ये हाईली कंडेंस्ड, और ये लाइट स्टेन्ड होंगे, मतलब हल्के चमकते दिखेंगे, मतलब अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन ये डार्क स्टेन होंगे, डार्क स्टेन क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी ज़्यादा घने हैं, इसलिए मैं इनको क्या बोलता हूँ, यू क्रोमेटिन वाले को, जिसको आप बोल रहे हो ट्रू क्रोमेटिन, सच्चा धागा है ना, सच्चा धागा दिखाई दे रहा है, तो इनको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए बढ़िया है, मतलब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है ये। लेकिन इनकी बात करूं तो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है भाई साहब। क्या ये बातें यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक हम रखेंगे। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और आगे की चीज़ें करेंगे, जैसे कि हम यहाँ से आगे लेकर चलेंगे जेनेटिक मटेरियल की सर्च। ठीक है, डीएनए ये सब हम अभी जो पढ़ रहे थे, अब एक्चुअल में देखा जाएगा कि मुझे ये बताओ कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में होता कौन सा है, क्या वो डीएनए है या फिर वो आरएनए है या फिर वो प्रोटीन है, इन तीनों में से या और भी कौन से हो सकते हैं, मुझे ये बताओ एक्चुअल में है क्या डीएनए, मतलब एक्चुअल में है क्या जेनेटिक मटेरियल। तो
तो इस बेसिस पे काफ़ी स्टडी करी गई, साइंटिस्ट ने काफ़ी ढूंढा समझा, और ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, देन हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सपेरिमेंट्स वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।